जो हमारी क्लास रहेगी बीई बीएई 181 इन्वायरमेंटल स्टडी, और इसका आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 रहेगा पारिस्थितिक तंत्र, जिसको आप लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रहेगा इकोसिस्टम रहेगा, और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं, पारिस्थितिक तंत्र का अमाप। ठीक है, और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जीव मंडल। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछता है कि एग्जाम में, क्योंकि मल्टीपल चॉइस आपका एग्जाम होता है, ठीक है, ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, जैसे हमें अगला पढ़ना पड़ेगा पारिस्थितिक तंत्र के घटक, जैसे अजैविक घटक, जैविक घटक, और फिर हम सबको पोषी आस्तर पढ़ना है, आहार श्रृंखला पढ़नी है, आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। ठीक है, या पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या है, पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, इसी में पोषक चक्र पढ़ना, जैसे गैसीय चक्र क्या होता है, औषधि चक्र क्या होता है, और फिर पारिस्थितिक अनुक्रम को पढ़ना है। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रम और द्वितीयक अनुक्रम। देखो, अगर मैं बात करूं तो इस ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसका पूरा एग्जाम मल्टीपल चॉइस में होगा। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो इसमें लिखे नहीं जाते हैं, तो मल्टीपल के जो क्वेश्चंस आते हैं, वहां क्वेश्चन बनने का तरीका भी अलग होता है। तो हम लोग उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे या उन्हीं चीजों को देखेंगे जहां से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है, या वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखेगा शब्द इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है, इसको प्रोफेसर आर्थर द्वारा 1935 में दिया गया था। ठीक है, इको का अर्थ है पर्यावरण, यानी इकोसिस्टम जो शब्द है या इकोसिस्टम जो वाक्य है, इसको भैया किसने दिया था, प्रोफेसर आर्थर ने दिया था। और कब दिया गया था, 1935 में, 1935 में दिया था इकोसिस्टम जो वर्ड है। ठीक है, अब देखिएगा, हम पृथ्वी के एक निश्चित भूभाग पे रहते हैं, आप सबको पता होगा कि हम जो मनुष्य है वह पृथ्वी के एक निश्चित भूभाग पे रहता है, जहां पर पादप और हमारे समेत सभी जंतु हैं, जीवन है, भोजन है, जीवन है, भोजन है, जल है, आश्रय है, साथियों के लिए एक संबंध, एक दूसरे का पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, यानी जहां पर सभी जीव जंतु रहते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, इस विषक्त एकत सजीव एवं निर्जीव दोनों पर्यावरणीय घटक जो अपनी संरचना, घटकों, क्रियाशीलता के संदर्भ में परस्पर निर्भर और परस्पर संबंधित होते हैं, ऐसे विकट तंत्र को तो कहने का मतलब पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है भाई, पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, तो हम लोग भी हैं और जीव जंतु भी हैं। तो जब हम सभी लोग पारिस्थितिक तंत्र में, तो हम लोग क्या एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। जैसे आप अगर बात करोगे, जैसे आप इकोसिस्टम में देखोगे, तो इकोसिस्टम में एक जो जीव है दूसरे जीव पर उसका निर्भरता है, डिपेंडेंसी है ना, डिपेंड रहते ना। कि जैसे अगर बात करूं, जैसे मान लीजिए कि एक छिपकली है। ठीक है, मान लीजिए भाई मेरे एक छिपकली है, तो छिपकली छोटे जो वो कीड़े मकोड़े नहीं होते, उस पर निर्भर है ना, कि भाई कीड़े मकोड़े नहीं गए तो फिर छिपकली खाएगी किसको। तो यानी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में सभी जो सजीव हैं या जो निर्जीव हैं, सभी जो हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इकोसिस्टम होता है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन वोश्चन आता नहीं, सिर्फ हम तुमको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो जहां जहां से आता वहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा में से भाई मेरे कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक चीज बताऊं आपको, सजीव और निर्जीव जो घटक होते हैं ये पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, कि सजीव घटक कौन से होते हैं और निर्जीव घटक कौन से होते हैं। इसको लेकर के क्वेश्चन बहुत पूछता है, जैसे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सजीव और निर्जीव। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे बोल रहा है, देखो यहाँ पर, ये देखो नीचे क्या लिखा है, एक पारिस्थितिक तंत्र की आरेखीय प्रदर्शन। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पर आरेखीय प्रदर्शन बना रखा है, बिंदु केंद्रिता रेखा तंत्र की सीमा को प्रदर्शित करती है। तीन घटक है, उत्पादक है, उपभोक्ता, आजीव, आजीव घटक है। यानी पारिस्थितिक तंत्र में तीन प्रकार के घटक होते हैं, एक तो उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, और तीसरा आजीव घटक होता है। देखो भैया, अगर पारिस्थितिक तंत्र में देखोगे, जो सूर्य है ना, सूर्य बड़ा जरूरी है इकोसिस्टम में। भाई सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे जो होंगे, जो अपना भोजन उनसे बनाते, नहीं बना पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। जैसे हम लोग क्या खाते हैं भाई, हम लोग क्या, जैसे मान लो गेहूं चावल है, गेहूं खाते, तो गेहूं जो होता है वो अपना भोजन कहाँ से बनाएगा, वो सूर्य से बनाएगा। तो भाई पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य का बड़ा महत्व है, सूर्य के साथ साथ उत्पादक जो है। ठीक है, या कह सकते जो उष्मा उष्मा समझ गए, ऊर्जा का जो कह सकते एनर्जी का जो स्रोत है वो बड़ा महत्व है। ठीक है, ये
यानी ये इस प्रकार से आपको बता, जैसे पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं क्या है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, कहां से, जैसे यहाँ लिख रखा है, ये इस टेबल को ध्यान में रखो, ये टेबल एग्जाम में आएगी भाई मेरे, ये टेबल को याद रखो, इतना इतना याद रखो। किताब है तो मार्किंग मारो यहाँ पे, ठीक है। जैसे अजीव अजैविक घटक को निर्जीव घटक कहते हैं। निर्जीव मतलब जिनमें कोई जान वान नहीं होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अजैविक घटक। अजैविक घटक। अब देखो, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल में क्वेश्चन यहीं से उठाएगा एग्जामिनर। ठीक है, देखो अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, जैसे अकार्बनिक यौगिक क्या क्या होता है, जैसे भैया कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। यानी अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। ये चारों कौन से होते हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं। कैसे हैं ये सारे जो मैंने आपको चार बताए हैं, एक कार्बनिक। अगर आपके पास बुक है ना, तो पेज नंबर 24 पर निशान लगा लो। ठीक है, इतना जितना मैंने बता रखा है। अकार्बनिक यौगिक कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। अब देखो कार्बनिक यौगिक कौन कौन से, अगला कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जो अजैविक को जैविक में जोड़ते हैं, ये अकार्बनिक यौगिक। जैसे एग्जाम में पूछेगा अकार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है, या कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से अकार्बनिक यौगिक, सॉरी कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो जैसे जैसे एग्जाम में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, तो उसमें लिख देगा, एक आंसर में लिख देगा लिपिड। तो लिपिड भी क्या है, एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक है। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बनिक यौगिक है। अब देखो जलवीय घटक कौन कौन से हैं, जैसे जलवीय घटक यानी जल घटक कौन कौन से हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और स्थलाकृति। जलवीय घटक कौन है, जलवीय यानी जल से रिलेटेड है, पानी से, वाटर से। तो जलवीय घटक कौन कौन से थे भाई मेरे, इनमें ये भी निर्जीव घटक होते हैं, शायद सब निर्जीव है, इनमें कोई जानवर। ठीक है, जैसे आज जलवीय घटक कौन कौन से, जैसे तापमान होता है, आर्द्रता होती है, प्रकाश होता है, स्थलाकृति होती है। ठीक है, ये सारे होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए बता रहा हूँ, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं उसी को ध्यान देना है, फालतू का नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो सजीव घटक को हम जैविक घटक बोलते हैं, यानी जैविक घटक को क्या कहते हैं, सजीव यानी जिनमें जान है, जान को बोलते हैं। ठीक है, जिनमें जान है। अब जैसे भैया उत्पादक है, पादप माने पौधा। ठीक है, उत्पादक में जैसे पादप है, भाई जितने पौधे पेड़ पौधे होते हैं उनमें सब बोला गया ना साइंस में कि भैया सब में जान होती है, तुमको तो क्या है, जैविक घटक है। पादप क्या है, पादप एक प्रकार का जैविक घटक है। ठीक है, उसी प्रकार से उपभोक्ता जितने हैं, जैसे उपभोक्ता मतलब समझते हो, एक जंतु जो दूसरे जंतु पर डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं भैया, कि जैसे मान लो भाई कीड़े मकोड़े को छिपकली खाती है, छिपकली को सांप खाता है, सांप को चील खाती है। तो इस प्रकार से क्या है, इसी को बोलते हैं उपभोक्ता ना, एक दूसरे का जो यूज करते हैं, भोग करते हैं। ठीक है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये सारे जैविक घटक हैं। और जितने भी मृतपोषी हैं, अब घटक मृतपोषी, इनको भी जैविक घटक की श्रेणी में रखा जाता। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको भी पूरा निशान मार लो ऐसा किताब में। ठीक है, हाइलाइटर से मार लो। ठीक है, अगला देखो, क्रियात्मक विशेषताएं क्या, देखो क्रियात्मक आयाम का अर्थ है उन क्रियाओं या परस्पर पारस्परिक क्रियाओं से जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के द्वारा किया जाता है, जैसे ऊर्जा चक्र, आहार श्रृंखला, विविधता जीवों की। ठीक है, या पोषक चक्र, जैव भव रासायनिक चक्र, या अनुक्रमण। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन कह सकते हो आने की संभावना, जो मैंने बताया है। बाकी ऊपर से यहाँ कुछ आता वाता नहीं, इसमें से आना होगा तो इसमें से कुछ आ जाएगा, इस टेबल में से। बाकी तो ये फालतू फालतू इसे कुछ नहीं आता। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं आता, जहां जहां से आएगा क्वेश्चन वहीं से बता रहा हूँ। देखो इसका एग्जाम मल्टीपल में होता है, तो सब पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम देखो मल्टीपल में हर जगह से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन बनता तो बहुत ट्रिकी टाइप से पूछता है। क्या मैंने बोला, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इसमें पेपर में। तो आपको किताब पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि भाई मल्टीपल के लिए किताब पढ़ोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो घुमा के पूछ लेगा तो वही तुम्हारा दिमाग कुछ पता ही नहीं चलेगा तुमको क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। देखो, अब देखो पारिस्थितिक तंत्र का अमाप।
ठीक है। तो भाई पारिस्थितिक तंत्र में जैसे देखोगे जीव मंडल, फिर बायोम है, फिर पारितंत्र है, फिर समुदाय है, फिर जनसंख्या है। इस प्रकार से होता है कोई भी जो देखो अभी क्या बोलता है, पारिस्थितिक तंत्र अमाप में जल के छोटे से ठीक है डबरे अथवा जलीय प्रवास से लेकर के भू सदृश यानी विशाल वन, एक बायोम यानी जीवोम, यहाँ तक कि एक समग्र भूमंडलीय जीवमंडल या पारिस्थितिक मंडल तक विविध हो सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र कुछ इस प्रकार से होता, जीवमंडल, बायोम, पारितंत्र, समुदाय, जनसंख्या, व्यक्ति भी इसमें होता है। तो इस प्रकार से पूरा होता पारिस्थितिक तंत्र। आप देख रहे हो इसमें सब आ गए, जीवमंडल, फ्यूमंडल, बायोम, मनुष्य, जनसंख्या, झील, पेड़ पौधे, जंतु सब आ गए। यही तो है पारिस्थितिक तंत्र, पूरा एक बता रखा है। देखो फोटो देख रहे हो, ये फोटो को ध्यान से देखो, ये फोटो में देखो क्या क्या दिख रहा है, ये फोटो का निशान लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फोटो में से क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। इसलिए अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इसी में क्वेश्चन बना दिया। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है भैया, जीवमंडल। जीवमंडल मतलब जहां पर जीवन संभव है उसी को जीवमंडल बोलते हैं। जहां पर हम लोग बोलते रहते हैं वो जीवमंडल है, यहीं पर तो जीवन संभव है, ठीक है। देखिएगा पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की कार्यशीलता को समझने से पहले आइए सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र यानी जीवमंडल की चर्चा करते हैं। जीवमंडल, अब देखो अभी ये यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो जीवमंडल के 3 मुख्य अनुमंडल यानी सब डिवीजन होते हैं, यहां से मल्टीपल में क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो मैं मार्किंग कर देता हूं, देखो पीले कलर से, देखो मैंने मार्किंग कर दिया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन निकलता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो मैं समझाता हूं तुमको। देखो जैसे क्या बोल रहा है, जीव मंडल, देखो भैया मेरे जो जीव मंडल होता है उसके 3 मुख्य अनुमंडल हैं, यानी सब डिवीजन जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक आदमी के 3 लड़के हैं, तो उसी प्रकार से कह सकते हैं जो भैया जीव मंडल है उसके 3 लड़के कह लीजिए। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यानी जीव मंडल के 3 अनुमंडल यानी सब डिवीजन होते। कौन कौन सा है, जैसे थल मंडल, थल मंडल यानी भूमि, ठीक है। जैसे जल मंडल यानी जल, और वायुमंडल यानी वायु, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पृथ्वी का गैसीय आवरण जो कि 22.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। अब जैसे कई एग्जाम में पूछ लेगा, यहाँ से मल्टीपल में एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा पृथ्वी का गैसीय आवरण कितनी ऊंचाई तक विस्तारित होता है, तो बोलेगा 22.2, 22.3, 22.4 और 22.5 ऐसे पूछेगा। तो वहां पर आपको पता होगा 22.5 किलोमीटर है, तभी तो बता पाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आप समझ रहे हो। यानी मल्टीपल जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं कहीं से बनते हैं जहां से उनकी बनने की गुंजाइश है, ठीक है। लेकिन बना वो तो कहीं से बना देगा, ये भी है, ठीक है। देखो चित्र संख्या जल मंडल, वायुमंडल और थल मंडल के संदर्भ में जीव मंडल की आदर्श योजना को दर्शाया गया है। इन तीनों घटकों के मध्य संपर्क पारस्परिकता क्षेत्र जीवन के लिए वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही समस्त जीवन के तक सीमित है और जीवन की मौलिक अभिक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन होती हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो मार्किंग मैं करते चलता हूँ। और तुम सबके पास भी अगर किताब है तो भाई मेरे मार्किंग करते चलो, ठीक है। क्योंकि मैं वही बताता हूँ जो परीक्षा में आ सकता है या जहां से अभी अभी तक क्वेश्चन आया है। अब यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है। अभी मैं आप बोलोगे जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा तो वहां देखना कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाता, बड़ा ट्रिकी टाइप से पूछता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पढ़ो, मैं कलरिंग इसका बदल देता हूं ताकि आपको थोड़ा अलग टाइप से दिखे। देखो जीवमंडल महासागर के तल लगभग 11,000 मीटर की सतह से के नीचे से लेकर के पर्वतों के उच्चतम शिखरों समुद्र तल से लगभग 9,000 मीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। ये मैं एक मार्किंग करके क्यों बताने लगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोल, यहाँ पर आपको ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ कह रहे हैं जीवमंडल में सबसे प्रचुरता से जीवन महासागर की सतह के, यानी जो जीव मंडल है उसमें महासागर में जो सतह सबसे है वो 200 मीटर यानी 660 फुट और समुद्र तल से लगभग 6,000 मीटर यानी 20,000 फुट की ऊंचाई तक पाया जाता है। भैया ये कहां से कहां तक जीवन पाया जाता है, 6,000 मीटर से लेकर के, यानी कह सकते हो कि ये 666 से लेकर के यहाँ तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, ठीक है। देखो ये यहाँ से अभी अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, अभी दिसंबर 2023 में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि समुद्र तल का औसत लगभग कितना मीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है, तो वहां पर बताना था 9,000 मीटर तक विस्तारित है, ठीक है।
देखो ये बोल रहा ना, जीव मंडल महासागर के तल लगभग 11,000 मीटर की सतह के नीचे से लेकर के पर्वतों के यानी पर्वतों के उच्चतम शिखरों अथवा समुद्र तल से लगभग 9,000 मीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। तो यहाँ पर 9,000 मीटर तक ये अभी यहाँ से, तो यहाँ से बताऊं, यहाँ इतना जो मैंने मार्किंग किया, इतना जो ऐसे कलरिंग करा हूं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, यहाँ से अगर, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हो। ये भी तुमको पता होना चाहिए कहाँ से मल्टीपल वो पूछ सकता है। अब तुमको अंदाजा ही नहीं कहाँ से पूछेगा। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो आने नहीं इसमें, पहली बात समझो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आना है। तो मल्टीपल हर जगह से नहीं बनता, लेकिन मल्टीपल कहीं से बन सकता कई बार। ठीक है, कोई एक वन लाइनर कहीं लिखा वहीं से बना देगा। ठीक है, तो इसलिए भी अरे कई बार मल्टीपल बनाने में तो ऐसे लोग हैं कि यहाँ साइड से भी बना देता है। मैं तुमको क्या बताऊं, कई बार तो इस साइड से भी उठा लेता है, क्योंकि टीचर जो बनाने वाला कुछ ऐसे ही करता है। ठीक है, वो फंसाने के बड़े चक्कर में रहते हैं बच्चों को। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सजीव जीव मंडल, देखो सजीव जीव पूरे जीव मंडल में एक समान तक विस्तारित नहीं है। क्या बोला कि जो सजीव हैं, जीव जीव जो सजीव जीव हैं वो जीव मंडल में एक समान रूप से नहीं विस्तारित हैं। सिर्फ कुछ ही जीव ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि कुछ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जंतुओं की अत्यधिक समृद्धता पाई। यानी कह रहे हैं कि भाई सभी जो जीव होता है वो हर जगह नहीं फैला है। कुछ जीव कहीं पर पाया जाता है, कुछ जीव कहीं पर पाया जाता है। अब जैसे तुम बताओ भाई, कुछ जानवर कुछ ऐसे कुछ खास जगहों पर पाए जाते हैं, सभी जानवर सभी जीव हर जगह पर तो नहीं पाए जाते हैं। वही कहा जा रहा, सजीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है। भाई जो कोई सजीव जो है उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व यानी उसके लिए क्या क्या जरूरी है, भैया उसके लिए सबसे जरूरी है वायु यानी हवा, दूसरा उसके जरूरी है जल, और तीसरा उसको जरूरी है मृदा यानी मिट्टी। ठीक है, सजीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है, वायु होती है, जल होती है, मृदा होती है, से मिलते हैं, कहीं बाहर से नहीं। जीव मंडल में पाए जाने वाले क्या, जीव मंडल में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का जीवन को जारी रखने की बारंबारता पुनर्चक्रण होता है। जीव मंडल के भीतर जीवन के लिए सबसे आवश्यक ऊर्जा सूर्य से आती है, इसके बगैर जीवमंडल नष्ट हो जाएगा। भैया कह रहे हैं कि सूर्य अगर नहीं होगा तो जीवमंडल नष्ट हो जाएगा, हम लोग भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ये जीव जंतु पेड़ पहाड़ नदी झरना जो सब है ना, ये सब जीवमंडल में आता है। और कह रहे हैं कि जब तक इनको सूर्य की एनर्जी, ठीक है, अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी, सूर्य नहीं रहेगा, तो जीवमंडल क्या हो जाएगा, बगैर नष्ट हो जाएगा। तो जीवमंडल के क्या भैया जरूरी, सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं रहेगी तो भाई क्या जीवमंडल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, बन सकते हो तो मैं बता देता हूँ जहां से आ सकता है। अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर सही गलत वाला जो, इसको जरूर कर लो, ये मैं जरूर बता दूंगा अगली बार जब कराऊंगा किसी दिन, हम इसी को कर लेंगे। ठीक है, कल जब क्लास करवाऊंगा ना तो इसी को मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी अगर बताऊं तो क्वेश्चन बन सकता है, कई बार सत्य असत्य कई बार भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, किताब में जहां जहां से है इसको पढ़ोगे तो आपको फायदा ही होगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अजैविक घटक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अजैविक घटक क्या है। देखो कई बार एग्जाम में पूछेगा अजैविक, देखो अजैविक घटक हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर फर्स्ट में। देखो देखो आपको याद होगा कि आपने 2.2 में अजैविक घटकों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, भौतिक और, देखो क्या करा, भौतिक और अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक और निर्जीव घटक होते हैं। ठीक है, जिनमें प्रत्येक अजैविक कारक अलग अलग अध्ययन किया जाता है। यद्यपि इनमें से प्रत्येक प्रत्येक कारक अन्य कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं, अन्य कारकों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखो अजैविक घटक, सॉरी जैविक घटक, अब हम लोग जैविक घटक, तो जैविक घटक कौन कौन सा पहले लिख लो भाई। पहला स्वपोषी है, उत्पादक और स्वपोषी क्या है, जैविक घटक है। ठीक है, दूसरा लिखो उपभोक्ता या परपोषी, ये भी क्या है, ये भी क्या मैंने आपको बताया, जैविक घटक, लिख लो। ठीक है, अब घटक अथवा मृतपोषी या विघटक, ये भी क्या है, जैविक घटक है। ठीक है, इनको लिख लो कौन कौन से, अब इनको हम एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हम लोग एक जैविक घटक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम उत्पादक या स्वपोषी बोलते हैं। अब सुनो, देखो प्रकृति में पाए जाने वाले प्रमुख जीव सदस्य, ठीक है, पण हरित यानी क्लोरोफ्लोरो धारण करने वाले हरित 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 पादप, हरित या नील जीवाणु, नील हरित शैवाल,
जो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखो कौन कौन भैया अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य की रोशनी से कौन कौन सा अपना भोजन बनाता है, हरे पौधे। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य की ऊर्जा से स्वयं बनाते हैं। तो पहला वह हरे पादप यानी हरा पौधा, हरे पौधे, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। हरित, नील नील जीवाणु, नील जीवाणु जो है वह भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जो है वह भी अपना भोजन स्वयं बनाती है। कैसे, कहां से बनाती भाई मेरे, प्रकाश संश्लेषण से बनाती है, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में पर्ण रहित धारण करने वाले जीव सूर्य से उपस्थित प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके जल के साथ मिलकर के कार्बनिक पदार्थ अथवा भोजन बनाते हैं। यानी कौन कौन भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण बनाता है, तो स्वपोषी तो पता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया कि ऐसा कौन से हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें उसमें हेडिंग हमेशा देता स्वपोषी स्वपोषी, सब स्वपोषी लगा रहे हैं। लेकिन कई बार देगा नील जीवाणु दे देगा, या नील हरित शैवाल दे देगा, हरित हरित पादप दे देगा। तो ये भी पता होना चाहिए ना कि भाई अपना भोजन कौन स्वयं स्वयं बना लेते हैं। तो भाई हरे पौधे, हरे हरित पादप, हरित, नील जीवाणु और नील हरित शैवाल, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इनको जरूर देखो, संश्लेषी संश्लेषी जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। जैसे मुझे एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है तो मैं यहाँ से क्वेश्चन उठा लूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं, कि कहीं से भी, जैसे इस लाइन को मैं बात कर रहा हूँ ना, अब जैसे भाई क्वेश्चन बनाना है तो इस लाइन को तो उठाया जा सकता ना, यहाँ से बना दो, क्वेश्चन बन जाएगा, एक आराम से बना सकते हैं। तो समझ रहे हो कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। इसीलिए तो बार बार तुमको बोलता हूँ कि इसकी किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके मल्टीपल करवाऊंगा, मैं मल्टीपल भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मल्टीपल से आपको अंदाजा हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपको डीप नॉलेज मिलेगी कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। देखो संश्लेषी, ठीक है, जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा की बजाय ये पृथ्वी के भीतर से निर्मुक्त होने वाले सामान्य रसायनों से संश्लेषण करके क्रिया कर। देखो ये कह कि भैया संश्लेषी जो जीवाणु अपना भोजन तो बनाता है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा से नहीं बनाता है, बल्कि ये कह सकते हैं कि धरती के नीचे जो रसायन है उन रसायनों से अपना भोजन बनाता है। तो कई बार एग्जाम में भी पूछ सकता है कि भाई ऐसे कौन से जीवाणु है जो पृथ्वी के भीतर रसायनों के संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आप समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखो जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में सक्षम होते हैं, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आता भी है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, सक्षम होते हैं, उन्हें हम स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं। दोनों कहते हैं, उत्पादक भी कह सकते हो, स्वपोषी भी कह सकते हो, ठीक है। क्या उन्हें हम स्वपोषी और उत्पादक कहते हैं, ठीक है। स्वपोषी भाई स्व मतलब पोष, और ये अपना खाना स्वयं बना लेता है। मनुष्य तो अपना भोजन स्वयं थोड़ी बनाता है, ठीक है। अरे थोड़ी रसोई में जाके बनाने वाला, वो बात नहीं है। कहने वाले यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे स्वपोषी जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और देखो संश्लेषी जो है ये अपना भोजन स्वयं जीवाणु बनाता है, लेकिन ये सूर्य से नहीं बनाता है, बल्कि धरती के नीचे जो भीतर रसायन है, ठीक है, उनसे संश्लेषण करके अपना ये भोजन बनाता है। तो ये पता होना चाहिए, तभी तो पता। अब देखो परपोषी क्या है, देखो अन्य सभी जीव अपना भोजन स्वयं, यानी ऐसा जानवर, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और दूसरों पर निर्भर रहता है, वो सारे भैया परपोषी हैं, परपोषी हैं। परपोषी को उपभोक्ता भी बोलते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य परपोषी है, एक प्रकार का अपना भोजन कहाँ बनाता है, ठीक है। जैसे अगर अब मैं बात करूं, जैसे बिल्ली है, बिल्ली अपना भोजन स्वयं थोड़ी बनाती है, कुत्ता अपना भोजन स्वयं थोड़ी बनाता है, ठीक है। हाथी, हिरन, घोड़ा ये अपना भोजन थोड़ी स्वयं बनाते हैं, हाँ नहीं बनाती है ना। तुम गाय भैंस अपना भोजन स्वयं थोड़ी नहीं बनाती है ना। ये सब, ये सारे परपोषी है, सारे उपभोक्ता है, परपोषी उपभोक्ता में यानी सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ है, यानी उनको वो अपना भोजन बनाने में जो असमर्थ होते हैं, ये सभी जीव अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के लिए ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के खातिर भोजन अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। भैया परपोषी वही होते हैं जो दूसरे लोगों पर निर्भर है, मनुष्य भी तो परपोषी है, ठीक है। क्या वो भी न, इनको परपोषी अथवा भक्ष भक्षपोषी अथवा उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी कौन से होते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ हैं और वह अपनी उत्तरजीविता यानी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं या दूसरों के जरिए अपना भोजन बनाते हैं या उनसे पूरा करते हैं, इन्हें हम परपोषी
या उपभोक्ता या भक्ष पोषी भी कहते हैं। उपभोक्ता में जंतु यानी कौन-कौन से, जैसे अगर बताऊँ उपभोक्ता में जैसे परपोषी कौन से, जैसे बकरी है, गाय है, हिरण है, खरगोश है, कीट है, ग्रास हॉर्सपर है, यानी टिड्डा जो होता है, टिड्डा ये भी क्या होता है, ये भी परपोषी होता है, टिड्डा-उड्डा जो होता है, जो हरे पादपों को खाते हैं, सब वही पौधा-उधा खाता है। बकरी भी परपोषी है, गाय भी परपोषी है, हिरण भी परपोषी है, खरगोश भी परपोषी है, कीट भी परपोषी है, ग्रास हॉपर भी परपोषी यानी टिड्डा जिसे बोलते हैं, ठीक है? जो हरे पादप को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता या शकभक्षी कहलाते हैं। ये सारे क्या हैं? अगर बोलूँ जैसे बकरी है, गाय है, हिरण है, खरगोश है, कीट है, टिड्डा है, ये सारे प्राथमिक उपभोक्ता यानी शकभक्षी हैं। जो जीव किसी शकभक्षी को खाता है, जैसे जैसे ऐसा कोई जानवर है भैया जो हरे पौधा खाता है, अगर कोई जानवर खाएगा तो उसको हम शकभक्षी को खाता है। जो पक्षी ग्रास हॉपर को खाता है, मांस भक्षी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो बकरी है, भाई बकरी जो है वो घास खाती है, लेकिन जो बकरी को खाएगा उसे हम लोग मांस भक्षी कहेंगे। बकरी तो कह सकते हो कि ये शकभक्षी है, शक मतलब शाकाहारी, ठीक है? कह सकते हो, ठीक है? लेकिन जो मांसाहार को खाएगा उसको हम मांस भक्षी कहते हैं, ठीक है? जैसे मनुष्य जो है वो सभी में आ जाता है, ठीक है? वो अगर आप बोलोगे वो शकभक्षी भी और मांस भक्षी दोनों में आता है, ठीक है? लेकिन जैसे बकरी है, ठीक है? जैसे कुछ कीड़े-उड़े होते हैं जो उससे करते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? वो शकभक्षी हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ, जैसे अगर एग्जांपल लूँ, जैसे गाय है, तो गाय क्या शकभक्षी है, गाय थोड़ी मांस खाती, नहीं खाती ना। खरगोश है, ठीक है? हिरण है, ठीक है? तो ये क्या बकरी है, क्या है? ये शकभक्षी हैं। और जो जानवर किसी शकभक्षी, अब जैसे मान लो कोई जानवर बकरी को खा रहा है, कोई हिरण को खा रहा है, कोई खरगोश खा रहा है, ठीक है? तो इस क्या होंगे, इन सभी को हम क्या बोलते हैं भैया? मांस भक्षी कहलाता है, क्योंकि वह वन्य जंतुओं को खाता है। ये मांस भक्षी द्वितीयक उपभोक्ता, यानी मांस भक्षी को हम क्या बोलते हैं भैया? द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हो कि जो शकभक्षी, शकभक्षी सबसे पहले स्वपोषी आता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हम लोग मांस भक्षी को कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता शकभक्षी होता है। शकभक्षी मतलब जो, अरे जैसे मान लो बकरी वकरी खाएगा, ठीक है? सॉरी, ठीक है? शकभक्षी कौन हो? जो घास-वास खाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है? जो मांस नहीं खाता है, वो सारे शकभक्षी हैं, और जो मांस खाते हैं, वो सारे मांसभक्षी हैं, ठीक है? स्वपोषी कौन है? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो सारे स्वपोषी हैं, ठीक है? ऐसे मांसभक्षी जंतु जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे बिल्ली जो पक्षी खाती है, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगी, थर्ड थर्ड में आ जाएगी, तीसरे में आ जाएगी। यानी इसको, जैसे मान लीजिए भैया, जैसे मांसभक्षी जैसे बिल्ली है, बिल्ली क्या होगी? एक तृतीयक उपभोक्ता में। अतः जहाँ प्राथमिक उपभोक्ता शकभक्षी होते हैं, देखो, प्राथमिक उपभोक्ता को हम शकभक्षी बोलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता भी मांसभक्षी होगा, और तृतीयक उपभोक्ता भी मांसभक्षी ही होगा। अब मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है? सुनो, जैसे मान लो भाई, ठीक है? जो छिपकली है, छिपकली ने किसको खाया? कीड़े-मकोड़े को खाया। छिपकली को साँप ने खाया, तो छिपकली भी मांसभक्षी होगी और साँप भी मांसभक्षी होगा। और मांस को चील ने खाया, तो वो भी मांसभक्षी में आएगा, ठीक है? लेकिन कीड़ा-मकोड़ा जो था, वो तो घास-फूस खाया था, तो शकभक्षी में आ जाएगा। समझ रहे हैं? इस प्रकार से होता है, ठीक है? यानी द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता भी मांसभक्षी होते हैं। जैसे बाघ है, चीता है, गिद्ध है, जंतु जिन्हें अन्य जंतु मार कर खाते नहीं हैं, शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। ये क्या कहते हैं? जैसे अगर एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए भाई मेरे, यहाँ पर हमारा क्या आ गया? सपोज दैट, मान लीजिए, जैसे बताता हूँ, सुनो। देखो ये क्या कह रहा है, कि कह रहा है जैसे बाघ है, चीता है, गिद्ध है, जंतु जिन्हें अन्य जंतु मार ये अन्य जानवरों को मार के खाते हैं, ये शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। शीर्ष सबसे ऊपर है, जो मार वार के खाते हैं, ठीक है? इनको बता रहा है, ठीक है? अब देखिएगा हमारा तीसरा क्या है? अपघटक या मृतपोषी या विघटक किसे कहते हैं? यानी अपघटक, मृतपोषी या हम लोग विघटक किसे कहते हैं? देखिएगा, उपभोक्ता या उत्पादक दोनों जीवन चक्र पूरा करके मर जाते हैं। देखो भाई, कोई भी जानवर, कोई भी जो उपभोक्ता है या उत्पादक है, जब मर जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मृतपोषी, जिसमें कोई जान नहीं, पहले जीवित था, मर गया, वो मृतपोषी। जैसे मान लो कोई कुत्ता मर गया है, तो मृतपोषी है। बिल्ली मर गई, मृतपोषी है। उसकी हड्डी फड्डी क्या, मृतपोषी है, ठीक है? तो उपभोक्ता या उत्पादक
जो अपना जीवन चक्र पूरा करके यानी लाइफ खत्म को यानी अपना पूरा जीवन जीवन जी लिया, तो जब मर जाते हैं तो उनकी जनसंख्या की नई पीढ़ी विकसित हो जाती है। आप सोचते होंगे कि मृत जीव का क्या होता है? जैसे भैया कोई जानवर मर जाता है, तो उस जानवर का क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में मृत जीव को कार्बनिक तत्व यानी सतत विखंडन या अपघटक हो जाता है, जो पदार्थों का निरंतर चक्र। जैसे मान लो कोई मान लीजिए जैसे पहले तुम सबने सुना होगा कि भाई कोई जानवर मर जाता तो उसको गिद्ध आके खाता था। गिद्ध गिद्ध एक जानवर था, ठीक है, वो आकर के खा लेता था। तो ये देखो जो जानवर मर जाता ना वो यानी एक प्रकार से मिट्टी में एक प्रकार से क्रिया करके वो मिल जाते हैं, ये भी जरूरी है। यही तो मृतपोषी है, अपघटक या हम लोग विघटक बोलते हैं। जैसे कुछ जीवाणु जो सूक्ष्म जीव या कवक इन पदार्थों के अपघटन या पुनर्चक्रण के उत्तरदायी होते हैं। ये अपघटक या मृतपोषी अथवा विघटक कहलाते हैं। अरे कुछ ऐसे जानवर जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं जो ऐसे वेस्ट मटेरियल मरे हुए जीवों को खाते हैं। जैसे खास तौर से जिनको हम कवक बोलते हैं या जीवाणु। कवक और जीवाणु क्या होते हैं? ये दोनों विघटक होते हैं, यानी जो मरी हुई चीजें हैं उनको खाते हैं, यानी उनको एक प्रकार से उनको ठीक करते, जैसे गीद उद पहले होते थे उनको हम कह रहे हैं, ठीक है। अधिकांश मृतपोषी सूक्ष्म जीव या सभी परपोषी प्रकृति होते हैं। अपघटों की भूमिका अनिवार्य, जो अपघटक है मृतपोषी की भूमिका बड़ी जरूरी है। भाई अगर कोई जानवर मर गया है तो उसका मिट्टी में मिलना और खत्म होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो वही मरेगा और नहीं मिलेगा सही से, मरने के बाद सही से नहीं उसका बेस्ट होगा, तो बड़ा जरूरी है। तुम सबने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जंतु होते हैं जो मिट्टी को हमेशा सही करते हैं। तुमने एक जीव का नाम सुना होगा, केचुआ। सुना सबने? भाई सबने सुना ना केचुआ। केचुआ क्या करता है? केचुआ हमारी मिट्टी को अच्छी बनाता है। केचुआ होता है खेतों में, होता ना, जब पानी बरसता बारिश होती तो वहां पर निकलता केचुआ ना। तो केचुआ मिट्टी के लिए कह सकते हो बहुत उपयोगी है, क्योंकि केचुआ हमेशा क्या करता है? मिट्टी को चालता रहता है। चालता यानी उसको हमेशा चालता है, जैसे हम खेत की जुताई नहीं करते उस प्रकार से। यानी कहने का मेरा मतलब है कि जो अपघटक है, जो मृतपोषी हैं, यह भी बहुत जरूरी है। इनकी भूमिका भी क्या है? अनिवार्य है। नहीं कि मरे हुए हैं इनका कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। जैसे मैंने केचुआ का एग्जाम्पल दिया, केचुआ मिट्टी के लिए, भाई जिस भी खेत में अगर केचुआ होता है तो उस खेत की मिट्टी बहुत बेहतर मानी जाती है। आप समझ रहे हैं? तो केचुआ उसका काम करता है। तो ये जो मरे हुए, देखो यहाँ बता दिया ना, मनुष्य सर्वभक्षी है। मनुष्य भैया सब कुछ खाता है। मनुष्य ना तो सपोसी में सॉरी, मनुष्य ना तो शकभक्षी है ना तो मांस भक्षी है। मनुष्य सर्वभक्षी यानी ये मांस भी खा लेगा और चावल क्या बोलते हैं सब्जी भी खा लेगा, ठीक है। ये शकभक्षी भी होता है, और होने के कारण मनुष्य एक से अधिक पोषक सदस्य चक्र के स्तर है। मनुष्य जो होता है एक से अधिक कह सकते हो कि वह पोषी स्तर में आएगा मनुष्य जो होगा। अब देखो यहाँ पर एक फोटो बना रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वही जहां जहां भी फोटो है, जहां जहां पर डायग्राम हो वहां पर ध्यान देना, क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर होता है यहां से भी क्वेश्चन वो उठाता है या उठा सकता है। जैसे सूर्य, सूर्य तापन, देखो अजैविक घटक यहाँ है, ठीक है। जैविक घटक ये रहे। जैविक घटक क्या? जैसे पादप है। अजैविक घटक ये सब बता दिया, जैसे अजैविक पोषक तत्व है, चक्रण है, गैसीय है, जलीय है। इसको जब किताब पढ़ोगे ना बहुत अच्छा। जैविक घटक जैसे उत्पादक है, ठीक है। जैसे मांस भक्षी है, जैसे मांस शाक भक्षी, मांस भक्षी आ गया ना, ये शेर और दिखा रखा है, ठीक है। देखो ये क्या है? अब घटक क्या है? जैसे ये जीवाणु होते हैं ना, ये देख रहे हो, जैसे इसको बोलते हैं क्या, कौन से इसको क्या बोलते हैं? देख रहे जो बना हुआ है, अरे जो खेतों में निकल आता था, हम लोग वहां गांव में रहते थे, निकलता था जमीन के अंदर में से निकलता था, पता नहीं इसको क्या बोलते थे, ठीक है। मुझे अब नाम नहीं है इसको, ये बोलता है फफूंद, ठीक है, जीवाणु, ठीक है। इस प्रकार से निकलता है ना, ये खेतों में कहीं कहीं इस प्रकार से निकल जाता था, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जैसे यहाँ पर ये टेबल। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे पोषी स्तर, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन भाई मेरे हर साल आता है, एवरी ईयर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे जरूरी क्या रहेगा? और चैप्टर नंबर सेकंड में यहाँ से कह सकता हूँ एक नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, इसको लगा लो, ठीक है, इसको ले लीजिए, ठीक है। पूरा टेबल है लगा लो, ठीक है। अब देखो मैं इसको बता, देखो क्या बता रखा है, हरे पादप जो हैं पोषी स्तर फर्स्ट में है। क्या होते हैं? पोषी स्तर फर्स्ट में क्या आते हैं? स्वपोषी होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछेगा पोषी स्तर फर्स्ट में क्या है, ठीक है, तो स्वपोषी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? पोषी स्तर फर्स्ट में कौन से होते हैं? स्वपोषी होता है, ठीक है। तो अगला देखिएगा नेक्स्ट में क्या है, शकभक्षी क्या होते हैं? शकभक्षी प्राथमिक उपभोक्ता होता है और पोषी स्तर सेकंड में है, ठीक है।
किसमें होते हैं, पोषी स्तर सेकंड में परपोषी होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, शकभक्षी है। अब देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता शकभक्षी और पोषी स्तर सेकंड में आता है, ठीक है। और जैसे ये बता रहा ना, अगला देखिएगा क्या बता रहा, मांस भक्षी यानी द्वितीयक उपभोक्ता होता ना, मांस भक्षी द्वितीयक और पोषी स्तर थर्ड में आता है। मांस भक्षी किस में आते हैं, थर्ड में आते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ फिर अगर आप देखेंगे एक चीज फिर आपको दिखेगा, मांस भक्षी है लेकिन एक तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता जो पोषी स्तर 4 में आता है और चतुर्थ उपभोक्ता जो है पोषी स्तर 5th में आता है। तो ये इसको याद रखना, पोषी स्तर फर्स्ट जो है सो पोषी है, प्राथमिक उपभोक्ता पोषी स्तर सेकंड है, द्वितीय उपभोक्ता पोषी स्तर थर्ड है। ये यहां से ये देखो, पोषी स्तर फर्स्ट सो पोषी, प्राथमिक उपभोक्ता पोषी स्तर सेकंड, द्वितीयक उपभोक्ता जो है पोषी स्तर थर्ड है, तृतीय उपभोक्ता जो होता है पोषी स्तर फोर्थ है और चतुर्थ उपभोक्ता जो पोषी स्तर फिफ्थ है। इस प्रकार से ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से आने की संभावना अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा रहती है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस बात को मेरी याद आप जरूर रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं, इसलिए आप लोग इसको पढ़ करके जरूर जाइएगा क्योंकि एक नंबर कह सकता हूँ यहाँ से आपका आएगा जरूर, ठीक है। तो इसको रिपीट करके जरूर जाना है। बाकी चैप्टर नंबर सेकंड में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो उनको अगर हम लोग कल कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी इसको भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ जैसे अगर मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर रखा थोड़ा और भी हो जाएगा। देखो जैसे घास है, भाई घास को टिड्डी खाती, टिड्डी घास को खाती है, क्या घास को टिड्डी खाएगी, टिड्डी को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को चील खाएगी, ठीक है। तो जो घास है पोषी स्तर फर्स्ट में है, टिड्डी पोषी स्तर सेकंड में है, मेढक पोषी स्तर थर्ड में है, ठीक है, सांप पोषी स्तर फोर्थ में है और चील जो है पोषी स्तर फिफ्थ में आएगी, ठीक है। जैसे इधर देखोगे पादप यानी, ठीक है, पादप पहलक है, ठीक है, जीवाणु यानी पादप को जीव खाएगा, जीव को जो है छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को शार्क यानी जो बड़ी मछली बेल भी उगले उस टाइप से खाएगी, ठीक है। तो इस वाले को याद रखना, यानी घास को टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको चील खाएगी, इस प्रकार से पूरा चलता है ना। तो ये पूरा क्या आपका ये चलता है। और एक बार बता दूं, जब मैं क्लास पढ़ाता रहता हूँ, जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो सभी लोग अपनी इंग्लिश मीडियम वाली बुक को ओपन कर करें, ठीक है। अब सपोज डेट यहाँ स्क्रीन पर भी मैं डबल स्क्रीन चला सकता हूँ, लेकिन बहुत स्क्रीन छोटी हो जाएगी और पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप लोग उसको जरूर ओपन कर लिया करें, ठीक है। और कल से जब क्लास होगी तो मैं पीडीएफ भी आपकी क्लास में जरूर यानी यानी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको या हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ये पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। इतना ही कर लेते हैं आज हम लोग, कल पहला चैप्टर सॉरी सेकंड चैप्टर में जितना भी बचा, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, जितनी चीजें बची हुई हैं उनको मैं आपको कल जरूर पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल भी इसी टाइम लगभग ही क्लास रहेगी, आज थोड़ा लेट हो गया था, बट कल को मैं थोड़ा जल्दी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके।